गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग जैसा कि इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में बात कर चुके थे एसिडिक स्ट्रेंथ की, यस। और मैंने आपको बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ को भी हम डिस्कस कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। बेसिक स्ट्रेंथ में जस्ट उसका रिवर्स करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि टू डिस्कस द बेसिक नेचर of a species। वो स्पीसीज ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकती है। To discuss the basic nature of a species is called basic strength. Simple. 3 डेफिनेशन आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है, बताया था मैंने। एक आर्नियस बेस, second is a Bronsted-Lowry base, and third is Lewis base। तीनों बातें हम आयनिक संतुलन मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं 11th में, यूनिट नंबर 7 में बता दूंगा मैं, लेकिन ऐसे ही वहाँ पे भी बताया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आर्नियस बेस का मतलब होता है गिव्स अप का मतलब होता है त्यागना। गिव्स अप हाइड्रोक्सिल OH माइनस, जिसका नाम याद रखेंगे आज से, हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस मीडियम। मतलब जल की उपस्थिति में यदि पानी आ जाए तो ये श्रीमान जी OH माइनस को रिलीज कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे NaOH, KOH, LiOH, जो पानी में घुल भी जाते हैं। S ब्लॉक में आपने पढ़ा होगा, उनको एल्कलीज बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, LiOH, NaOH, KOH, ये स्पेशली एल्कलीज कहलाते हैं। इनके अलावा भी होते हैं MgOH ट्वाइस, NH4OH एटसेट्रा। ब्रोंस्टेड क्या कहते हैं, मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में। ब्रोंस्टेड कहते हैं कि H+ को जो एक्सेप्ट करे, OH माइनस नहीं, H+ एक्सेप्टर प्रोटॉन,
और लुईस बेस कहते हैं कि लोन पेयर डोनर। लोन पेयर को जो डोनेट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं। ये सब लुईस बेस है। अमोनिया, फॉस्फीन और भी ढेर सारे। तो 3 डेफिनेशन है बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ के जस्ट रिवर्स चलती। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो -I इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बेसिक स्ट्रेंथ में साफ अपोजिट है। क्या कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो बेसिक स्ट्रेंथ +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और -I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं लिख रहा हूं यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to is directly proportional to +I but inversely proportional to -I effect। जैसे मैंने आपको बताया था कि Ka ऐसे ही Kb होता है। Kb अगर इंक्रीज करता है तो जो Pkb होता है नेगेटिव लॉग वो डिक्रीज करता है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। sp3 atom is more basic than sp2 atom is more basic than sp atom। कोई भी परमाणु जिसके लिए हम बेसिक नेचर डिस्कस करना चाहते हैं, यदि उसमें परसेंटेज एस करेक्टर सबसे कम है मतलब 25%, इसमें तो 50 है, तो बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to electronegativity of an atom। किसी परमाणु की, प्यारे बच्चों, किसी परमाणु की विद्युत ध्रुवता कम होने पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ पे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आ जाए मतलब +I तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर यदि आ जाए, कोई ग्रुप ऐसा हमने लगा दिया जो सिस्टम से साथ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अब अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेसिक जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। सीधी सी बात है कि लुईस क्या कहते हैं कि यदि किसी स्पीसीज के बारे में आपको बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करनी है तो बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करने के लिए उसके पास नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की भरमार, इलेक्ट्रॉन का भंडार, स्टोरेज ऑफ द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती है प्यारे बच्चों, जेंटलमैन, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन लुईस उसके साथ एक बात कहते हैं कि साहब मान के चलो कि आपके पास और हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन हैं, और लेकिन यदि उन संसाधनों के द्वारा हम किसी दूसरे की मदद कर दें तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। तो लुईस कहते हैं कि लोन पेयर आपके पास है, नेगेटिव चार्ज आपके पास है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके पास है, इलेक्ट्रॉन रिच आप हैं, लेकिन अगर आपने डोनेशन कर दिया, डोनेट कर दिया, तो भी बेसिक नेचर बढ़ जाता है, मतलब बेसिसिटी बढ़ जाती है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज द डोनेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। किसी भी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग पावर को बढ़ा दिया जाए उस स्पीशीज में, तो वो अच्छा बेस हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान चलिए कि आपको स्पीशीज दिया गया है CH3 CH3, ओके। इसके ऊपर मान चलो हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरी स्पीशीज क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस। तीसरी स्पीशीज क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब हम बेसिक नेचर डिस्कस करना चाहते हैं। अब आप देखें कि ये वाला जो कार्बन है वो sp3 है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज कनेक्ट है। ये वाला जो कार्बन है वो sp2 है, और ये वाला जो कार्बन है वो sp है। अब आप बात को समझो, sp का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब माइनस आई खींचेगा, माइनस आई खींचेगा, ये तो प्लस आई है ना, ये तो देगा ना। तो ये अगर देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा, खूब बढ़ाएगा। ये तो खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? कम कर देगा। तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा? ए होगा ना, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। हमेशा ध्यान रखना है कि दो बातें होती हैं। एक बात होती है कि कार्बन पे हम प्लस रख रहे हैं और उसे sp बना रहे हैं, और दूसरी बात है कि हम कार्बन पे माइनस रख रहे हैं और उसे sp बना रहे हैं। तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो sp कार्बन से जुड़े होने पर स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन हम तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना। एनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन बेस कमजोर है। एनाइन की स्टेबिलिटी हम कहाँ चेक करते हैं? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपसे इन सब की स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात की जाएगी तो C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। एनाइन की स्टेबिलिटी हम बेसिक स्ट्रेंथ के लिए चेक नहीं करते, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए चेक करते हैं। तो इनमें अगर मैं एक एक प्रोटॉन चिपका दूंगा तो C क्या बन जाएगा? क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, एसिटिलीन। ये क्या बन जाएगा? एथिलीन। ये क्या बन जाएगा? इथेन। तो ये सबसे बेकार एसिड हो जाएगा और ये सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, उसी के हिसाब से आपको आपका आंसर देना है। सो डोंट टू बी सिली मिस्टेक, ओके।
सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मान चलिए ये स्ट्रक्चर है CH3CH2NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये सेकंड स्ट्रक्चर है CH3CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे भी लोन पेयर है। एंड थर्ड स्ट्रक्चर विल बी CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरा देखो तो ये नाइट्रोजन sp3 है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन sp2 है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, और मैंने आपको बताया था कि 2 पाई बॉन्ड आने पर sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज एस करेक्टर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है? सी में। खतरे की घंटी बजी, यस, सबसे बेकार बेस हो गया। साइनाइड है, ये एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन है, मैं सब बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ए इज मोर बेसिक देन बी, बी इज मोर बेसिक देन सी। ये क्या है? डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एमाइन आर मोर बेसिक देन इमाइंस आर मोर बेसिक देन नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स या उसी को हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एमाइंस मतलब जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब उसका केबी ज़्यादा होगा, पीकेबी क्या होगा? कम होगा। तो अगर हम ए बी सी यही ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर केबी, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर केबी। ये सबसे ज़्यादा केबी होगा, सबसे कम ए बी और ये सी। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर पीकेबी। तो बड़ी मज़ेदार बात है कि यदि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो +I प्रभाव आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, -I से बढ़ जाएगी। यदि हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो +I आने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और -I आने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला सारे बच्चे लोग जानते हैं, NH3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल, बहुत ही पॉपुलर केस, लुईस केस। बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करने के लिए अमोनिया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम ऑर्गेनिक एमाइंस को कंपेयर करते हैं तो अमोनिया एक अच्छा एग्जाम्पल है। अमोनिया में से एक H निकालेंगे और R लगा देंगे तो RNH2 बन जाएगा। अभी भी ये sp3 है, लेकिन ये जो R एल्काइल ग्रुप है ये +I देता है जेंटलमैन। मैं 2 H निकाल दूं और 2 R लगा दूं, 2 एल्काइल ग्रुप लगा दूं तो 2 +I मिलेंगे। यहाँ पे एक +I मिल रहा है जेंटलमैन।
तीन तीन R लगा दिए, तो तीन तीन प्लस आई मिल रहे हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्लस आई आने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो डी सबसे अच्छा बेस होगा, उसके बाद सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा और सबसे पीछे अमोनिया चला जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। ये इम्पोर्टेंट ऑर्डर क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि दिस वन इज 1 डिग्री एमाइन, दिस वन इज 2 डिग्री एमाइन एंड दिस वन इज 3 डिग्री एमाइन। सो दीज आर एलिफेटिक एमाइंस, ओके, एलिफेटिक ऑर्गेनिक एमाइंस, ऑर्गेनिक बेस, सॉरी। तो एलिफेटिक एमाइंस मतलब मैं यहां पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूं कि एलिफेटिक amines are more basic than ammonia. Due to plus I। और ये जो क्वेश्चन है ये गैस फेज का क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है इन फ्यूचर कि 3 डिग्री एमाइन, थ्री टू वन। एमाइंस के केस में जब आप बेसिक नेचर को डिस्कस करेंगे तो आप इसे फॉलो करेंगे गैसियस फेज में, 3 2 1। प्लस आई इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, माइनस आई इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। मान चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, NH3 CH3 NH2 CnNH2 Now gentlemen, you can see that except the ammonia all are amines. This one is chloramine, chloroamine, chloroamine। तो ये माइनस साइन लग रहा है सब यहाँ पे। कार्बन चेन मैंने आपको बताया था एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ने पर प्लस आई बढ़ता है। एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन हैं? 2, यहाँ पे 1। तो मैंने आपको बताया था कि यदि प्रोपाइल की आप बात करोगे, प्रोपाइल हैज मोर प्लस आई देन इथाइल इज मोर प्लस आई देन मिथाइल।
प्लस आई इंक्रीजेस, तो ए बी सी, इसे नाम दे दो डी और इसे नाम दे दो ई। चलो, सबसे बेहतरीन बेस कौन होगा जिसमें प्लस आई सबसे ज्यादा होगा? मिस्टर ई। तो ई सबसे बेहतर बेस हुआ। ई के बाद क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी के बाद बी आ जाएगा। और अब दो बचे ए और सी, तो इसमें माइनस आई लग रहा है, ये बेकार बेस हो जाएगा। तो बी के बाद ए आ जाएगा और सबसे पीछे क्या चला जाएगा? सी। तो ऑर्डर देखिए क्या हुआ कि E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C। ओके, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के चलते आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, आप कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, आप एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये, जिनसे रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन बनता ही बनता है और आपसे पूछा जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। सभी एमाइंस है। इस वाले एमाइन में आप देखें तो प्लस आई प्रभाव लग रहा है, प्लस आई लिख दिया मैंने यहाँ पे। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में जरा देखें तो एक फ्लोरीन आ गया है, तो माइनस आई दे रहा है, डिस्टेंस मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी इसी कार्बन पे Cl लगा हुआ है, तो ये भी माइनस आई दे रहा है। यहाँ पर एक F आ गया है और एक Cl आ गया है, तो दो दो माइनस आई लग रहे हैं। माइनस आई का मतलब खतरे की घंटी। किसके लिए? बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज माइनस आई इंक्रीजेज। माइनस आई इंक्रीज करने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज प्लस आई इंक्रीजेस। तो सबसे अच्छा और बढ़िया बेस कौन होगा? मैं लिख रहा हूं बेसिक स्ट्रेंथ 1 हो जाएगा। 1 के बाद अब आप देखो 1 के बाद कौन होगा? जिसमें माइनस आई पावर चेक करनी पड़ेगी ना, तो F और Cl में दोनों में माइनस आई लग रहा है, ये तो सबसे पीछे चला गया है ना, तो भूल जाओ। 2 और 3 में देखो माइनस आई किसका ज्यादा होता है? फ्लोरीन का। तो आप ध्यान रखो कि F और Cl में माइनस आई ज्यादा है किसका? F का। तो ये बेकार बेस हो जाएगा। तो अच्छा कौन हो जाएगा? 3। तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? 3 के बाद क्या आ जाएगा? 2। और सबसे गरीब आदमी बेस के मामले में क्या होंगे? 4, क्योंकि दो दो माइनस आई प्रभाव लग रहे हैं। तो
प्यारे बच्चों, मतलब आप बेसिक स्ट्रेंथ को बड़ी आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मान चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए कि तीनों केस में आप देखें कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब वो बेसिक हो सकता है, हम बेस की बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है वो sp3 है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो sp2 है। बहुत पुरानी चर्चा हो गई, ये sp है, सो sp इज लीस्ट बेसिक। तो जो C होगा वो लीस्ट सबसे बेकार, और ये हो जाएगा मोस्ट बेसिक। तो मोस्ट बेसिक हो गया, मतलब सीधी सी बात, ऑर्डर क्या हो गया, A, B और सबसे बेकार क्या, C। ध्यान देना है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने पर Kb की वैल्यू ज़्यादा होती है और pKb कम होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने पर Ka ज़्यादा होता है और pK कम होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की ये एप्लीकेशंस हैं। अभी रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन, इनको इफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे और उनके एप्लीकेशंस को भी सीखेंगे। तब तक आपने जितना भी ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म से लेके जितना भी ऑर्गेनिक का पोर्शन आपने पढ़ा है, नोट्स बनाइएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा और डाउट को भी क्लियर करिएगा आगे आने वाले समय में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।